प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है ख्वाजा इमरान रज़ा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट आप शायद ताहिर साहब को सुन रहे होंगे। क्या लगता है वाकई ये थिएटर बहुत बड़ा है और उसके अंदर गोया के खित्ते के और ममालिक भी निशाने पे हैं। बिलखुसूस बात की जाती है पाकिस्तान की, फिर तुर्की की बात की जाती है, और मोर इम्पॉर्टेंटली ये कि चाइना को किस तरह कंटेन करना है। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी था पहले मरहले में ईरान में रजीम चेंज है और उसके बाद आगे बढ़ा जाए, तफ्तान पे बैठा जाए, मीर जामा में बैठा जाए, गोया के वहाँ से बैठ के ये एक पाकिस्तान को और फिर चीन को भी गोया के हेड ऑन हुआ जाए। तो लगता है कि वाकई ये थिएटर इतना बड़ा है। आई थिंक सर आपने जो बात की और जो आपके मेहमान की मैंने थोड़ी सी बात सुनी है, मैंने लेट ज्वाइन किया है। बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो अटैक है ये बेसिकली जो रीजंस ट्रम्प साहब ने दिए या मार्को रूबियो ने दिए या बाकी लोगों ने दिए वो सब झूठ पे मबनी है। असल मसला ये है कि ये ग्लोबल और रीजनल हेजेमनी का मसला। देखें, ये इजराइल और अमेरिका का अटैक जो जॉइंट अटैक है ये बेसिकली जेफरी सैक्स जो कोलंबिया के प्रोफेसर है वो कहते हैं ट्रम्प इज वर्किंग ऑन द डिक्टेशन ऑफ नेतन्याहू। ये रिस्ट्रिक्टेड है मिडल ईस्ट के सुप्रीमेसी तक। वो चाहता है कि मिडल ईस्ट में इजराइल का कंप्लीट कंट्रोल हो और ईरान एक रेजिस्टेंस का एक्सेस था जो अभी तक मौजूद है और था और वो उसको एलिमिनेट करना चाह रहा था। और ये इसके लिए ये प्रोजेक्ट उनका बहुत पुराना है। अब ट्रम्प साहब चूंकि यूनिपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट जो चैलेंज हो रहा है वो एक न्यू इंपीरियलिज्म, एक इंपीरियल अपनी सोच के साथ ग्लोबल कंट्रोल चाहते हैं। तो इसका मकसद ये था कि सबसे पहले उसमें ईरान हडल था, रीजनल सुप्रीमेसी इजराइल को दे देंगे और अपने लिए फिर लैटिन अमेरिका वैसे ही गिर चुका है, जो यूरोप है वो तो वैसल स्टेट बन गया है, मुत्तहिद रियासत बन गया है और एशिया को फिर रिस्ट्रिक्ट करेगा। किस तरह चाइना भी रिस्ट्रिक्ट होगा, इंडिया भी रिस्ट्रिक्ट होगा और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं। लिहाजा ये बेसिकली मोसाद और सीआईए का प्रोजेक्ट था जो अब कल्मिनेशन की तरफ वो जा रहा है। कासिम सुलेमानी का 2020 में जो मर्डर, जो असैसिनेशन थी, जो टारगेट किलिंग थी, वो उसका एक फर्स्ट स्टेप था। फिर जून 2025 में जो हिट किया वो उस वक्त रजीम चेंज नहीं कर सके। तो ये बेसिकली रजीम चेंज करना आते हैं। ये देखें, ये हिपोक्रेसी है अमेरिका की। मैं बड़ा क्लियरली कहूंगा, लोग पता नहीं क्यों फियरफुल हैं और हमारी हुकूमतें भी बिल्कुल डरी हुई हैं। देखें, कोई नहीं कहता कि अमेरिका के साथ वॉर करें, ये ग्रेट सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं, उनकी मिलिट्री माइट है, लेकिन वी आर अ इंडिपेंडेंट ऑटोनमस सॉवरन नेशन। पाकिस्तान शुड टेक अ रिस्पेक्टेबल स्टैंड इन द कमिटी ऑफ नेशंस कि नहीं, ये चार्टर, यूएन के चार्टर की वायलेशन है। अब ये इन्होंने किया क्या है, हिपोक्रेसी किस तरह है। कहते हैं जी हमने न्यूक्लियर उनके जो साइट्स हैं उनको हिट करना है, मिसाइल्स की हिट करना है, और वो ईरान थ्रेट है। ईरान कहीं से थ्रेट नहीं है जनाब अमेरिका के लिए। और इन्होंने, आप याद करें, ट्रम्प साहब ने 12 दिन की वॉर के बाद का इस्फहान और नटैंस की जब उन्होंने स्ट्राइक की तो उन्होंने कहा न्यूक्लियर साइट्स हैव बीन ऑब्लिटरेटेड, which means टोटल मुकम्मल तबाह कर दी। अब ये एक चंद दिनों में कहां पे बन गया, ये फिर हिपोक्रेसी है। तो ये बेसिकली इनके अपने डिजाइन थे कि उन्होंने रजीम चेंज करना चाहते और जो उस वक्त वो रजीम चेंज हो नहीं सकी थी। पहले उन्होंने कहा जी वो मिडनाइट हैमर है, अब बिग फ्यूरी है। ऐसा लगता है कोई हॉलीवुड की मूवी बनाई जा रही है। लेकिन 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 ख्वाजा साहब, हम कुछ पाकिस्तान से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। गोया कि चीन जैसी मजबूत मईशत, रूस जैसा इतना बड़ा मुल्क, वो भी मजम्मत से आगे तो नहीं बढ़ रहे। तो गोया कि हम इस नए नॉर्मल को कैसे चैलेंज करें जब इतनी बड़ी ताकतें इस सारे अमल पे या तो खामोश हैं या बरतानिया जैसे ममालिक अब इसमें हमनवा और इस ऑपरेशन के अंदर शरीक हो चुके हैं। तो फिर पाकिस्तान कहाँ पे सिर्फ स्टैंड करता है और पाकिस्तान की बात को क्यों सुनेगा। शिराजी साहब, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया, आई एम सो थैंकफुल टू यू, और यही पब्लिक सुनना चाह रही है इस वक्त। दिस इज द मेन पॉइंट। मैं आपको 2-3 बातें क्विकली इसमें बताता हूँ। देखें, अमेरिका इज अ ग्रेट पावर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अमेरिका से लड़ाई लड़ना बिल्कुल बेवकूफी है। माइट इज राइट का कानून चल रहा है, लेकिन देखिए फिर भी यूएन मौजूद था, यूएन चार्टर मौजूद था, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी थी। फिर सबसे बढ़िया पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस।
آپ دیکھیں یونیلیٹرلی آپ کسی ملک پہ اس لیے اٹیک نہیں کر سکتے کہ آپ خود بخود جج کرتے ہیں کہ اس کے ملک کے سسٹم کے اس کے ملک کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ آٹوکریٹک ہے. اور بھائی آٹوکریٹک ہے تو باقی جگہوں پہ بھی آٹوکریٹک ہے جن کو آپ بڑا فیوریٹ کہتے ہیں اپنا. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا رول یہ تھا کہ بڑی معذرت سے میں سیدھی بات کروں گا بہت ریسپیکٹفلی, پرائم منسٹر صاحب کا جو رول رہا وہ عوام نے اچھا نہیں تصور کیا. ہمارا رول جو تھا پتہ نہیں لگتا تھا کٹ پتلی والا ہے, تھالی کا بینگن بنے ہوئے ہیں, یا ٹوڈی رول رہا. بات یہ ہے چاپلوسی نہیں کرنی بھائی. آپ نے دیکھیں ڈپلومیسی میں کسی کو نہ کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. آپ ایک یو این چارٹر آرٹیکل 2 کے تحت کہہ سکتے ہیں کہ جی میوچل ریسپیکٹ, سوورینٹی, بیسک فریڈم اور ٹیریٹورل انٹیگریٹی کے لیے ہم اس چیز کے ساتھ نہیں ہیں آپ کے, لیکن وی ول ناٹ بی پارٹ آف اینی الائنس جہاں پہ آپ کے خلاف ہم کوئی ہم آپ سے لڑنا شروع کر. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے تھا, چونکہ ہمیں ویلیڈیشن چاہیے تھی, ہمارے پاس گھر میں لیجیٹیمیسی نہیں تھی. اگر آپ نے پارلیمنٹ میں یہ کوشچن اٹھایا ہوتا, آپ دیکھیے جب یمن کی وار تھی تو اس کے اوپر ہماری پارلیمنٹ نے جب کہا کہ ہم نے نہیں جوائن کرنا تو پرائم منسٹر نواز شریف کے پاس وہ طاقت آ گئی تھی. آپ نہ پارلیمنٹ میں لے کے گئے, آپ اکیلے ہی گئے جسٹ بیکاز آف دا فارم 47. آپ کو ویلیڈیشن چاہیے تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اور آپ نے پوری پاکستانی قوم کو اس پہ ڈس اپوائنٹ کی ہے. آپ دیکھیں ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب کی کنڈیمنیشن نہیں آئی. مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے, فارن آفس نے کل یو این ایس سی میں بڑا کرسپ, شارٹ اینڈ پریسائز رپلائی دیا. اٹ واز گڈ. I must say that. UN ambassador did a good job. ناظرین پروگرام میں چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.